आज का ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आपको लैपटॉप सेलेक्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बजट में एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक शीट भी दूंगा जिसमें से आप लैपटॉप्स पिक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप एजुकेट हो जाओगे कि कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना है। एक लाओ त्जू का फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है जिसमें उन्होंने कहा था, यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। मैं आप लोगों को सिर्फ लिंक नहीं देना चाहता, एक्चुअल में आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ लैपटॉप कैसे पिक करते हैं, डेस्कटॉप यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है, मतलब कुल मिला के संपूर्ण ज्ञान एक छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहला डाउट लोगों का होता है कि लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें। देखो, अगर आप लोगों को चाहिए पोर्टेबिलिटी तो लैपटॉप लो। सिर्फ एक ऐसी चीज जो कि लैपटॉप में होती है वो है पोर्टेबिलिटी। ये एक अपने आप में सबसे बड़ा रीजन होता है लोगों का लैपटॉप लेने का एज अपोज टू अ डेस्कटॉप। अब अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इधर से उधर लेकर जाना। कहीं आपकी इंटर्नशिप लगी दूसरी सिटी में, कभी आप घर हो, कभी आप कॉलेज हो, कभी आप कहीं और हो, तो आप लोगों के लिए लैपटॉप लेना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को लैपटॉप ही सजेस्ट करता हूँ। अनटिल अनलेस आप लोग प्ले अराउंड नहीं करना चाहते हैं, आप लोग अगर एक पीसी निंजा नहीं है तो मत बनाओ यार पीसी। अगर कॉलेज में जाने वाले हो या कॉलेज में हो तो मत बनाओ पीसी, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, लैपटॉप ही ले लो। ये मेरा जनरल एडवाइस रहता है। लेकिन पीसी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं अंदर, जब मन चाहा सीपीयू चेंज कर दिया, जब मन चाहा जीपीयू चेंज कर दिया। तो इस तरह के बहुत हाई लेवल के कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बट सवाल ये है कि क्या ये कस्टमाइजेशंस आपको चाहिए भी कि नहीं। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके गोल्स बड़े होते हैं। आप सिर्फ एक पीसी रिपेयर वाला नहीं बनना चाहते, आप एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को एडवाइस ये करता हूँ कि इन चक्करों में मत पड़ो, मत सीखो पीसी बनाना, मत सीखो लैपटॉप खोलना। बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे आता है, मैं उसके बाद भी ये चीज बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने प्राइमरी बड़े गोल पर फोकस करो। अब दूसरी बात, जिस रीजन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्या देखना है आपको एक लैपटॉप में। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई लैपटॉप लेना है तो ज्यादातर फोकस मैं लैपटॉप पर ही रखूंगा। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है आपका पर्पस क्या है। अब यार मान लो आप हो एक बहुत बड़े यूट्यूबर, वो भी गेमिंग वाले, और आपको करनी है गेमिंग सुबह शाम बैठ के, तो शायद मैं आपको वो लैपटॉप सजेस्ट नहीं करूंगा जो कि मैं एक स्टूडेंट को करूंगा। तो पर्पस को सबसे पहले मद्देनजर रख के लैपटॉप खरीदना कि आपको क्या गेमिंग करनी है, क्या आपको AIML वाले प्रोग्राम्स चलाने हैं, क्या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या आप लोग को एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है। इन सवालों के जवाब मोटा मोटी आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज जो आप देखोगे वो है रैम। रैम क्या होता है? स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी ज्यादा रैम उतना ज्यादा आप लोग प्रोग्राम्स एक साथ चला सकते हो। अब रैम भी अलग अलग तरह की होती है। DDR5 रैम होती है, DDR4 रैम होती है। जो DDR4 है वो पुरानी है, DDR5 नई है एंड फास्टर है। तो रैम के बारे में सिर्फ इतना ही पता रखो कि भाई DDR4 से बेटर DDR5 है। और अगर मेगाहर्ट्ज जो क्लॉक स्पीड होती है, जिसको आपकी रैम की साइकिल्स पर सेकंड भी कहते हैं, वो जितनी ज्यादा होगी आपकी रैम उतनी फास्ट होगी, मतलब फास्टर डेटा ट्रांसफर होगा रैम और सीपीयू के बीच में। सारा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। जितने ज्यादा मेगाहर्ट्ज उतनी बेटर रैम। DDR4 से बेहतर DDR5, DDR3 लेनी ही नहीं है। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, आपका बजट बहुत टाइट हो, आप कोई बहुत पुराना लैपटॉप ले रहे हैं, आपको बहुत जुगाड़ से मिल रहा है, वो बातें साइड में रख रहा हूँ। जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, DDR3 मत लेना। इसके बाद सीपीयू कौन सा बढ़िया है? देखो, इंटेल के i3, i7 और i9 आते हैं। राइजन के Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 आते हैं। Ryzen 7 बेहतर होता है Ryzen 5 से, Ryzen 5 बेहतर होता है Ryzen 3 से, i3 से बेहतर i7, i7 से बेहतर i9। लेकिन यहाँ एक कैच होता है, Ryzen में भी और इंटेल में भी जनरेशन का कैच होता है। अब आप लोग अगर i5 ले रहे हो 13 जेन का और कोई आपको i5 दे रहा है लेट अस से 8th जेन का, तो भाई 8th जेन का i5 तो बिल्कुल ही बेकार है। 8th जेन का i7 आज के i5 से बेकार है। तो ये चीजें आप लोगों को देखना पड़ेंगी। और इस तरह के कंपैरिजन के लिए आप लोग गूगल पर लिखकर कंपेयर कर सकते हो कि भाई मुझे i5 8th जेन को कंपेयर करना है लेट्स से i3 7 जेन से, तो आप कर सकते हो। इस तरह के कंपैरिजंस आपके दिमाग में जो जो कंपैरिजंस आ रहे हैं आप करो और आपको पता चलेगा कि कौन सा सीपीयू बेहतर है। आजकल आप लोगों को कंपैरिजन वाली वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो एक स्कोर इनको देती हैं। तो आप सिर्फ एक गूगल सर्च करके ये पता लगा सकते हो कि दो सीपीयूज में से बेटर कौन सा सीपीयू है। अब जो सीपीयू होता है वो सिंगल मोस्ट ऐसी चीज होती है जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना बढ़िया सीपीयू होगा, इन जनरल कह सकते हैं कि उतना बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि ज्यादातर टास्क आपका सीपीयू ही हैंडल करने वाला है। तो एक अच्छे सीपीयू वाला लैपटॉप हम लोगों को लेना है। कौन सा लेना है ये मैं आगे अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। मैक लेना है कि नहीं लेना है, ये सब बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप सब्र रखते हुए कॉन्सेप्ट्स को समझो। अब बात करते हैं जीपीयू की। अगर आप गेमिंग करते हो तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या फिर अगर आप लोग अपने लैपटॉप में AIML मॉडल्स ट्रेन करना चाहते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। आप शायद अपने लैपटॉप में AI मॉडल्स को ट्रेन करोगे ही नहीं या करना ही नहीं चाहोगे। क्योंकि यार क्यों करोगे आप? आपका लैपटॉप खराब हो सकता है, आप अपने लैपटॉप
लैपटॉप को इतना स्ट्रेस क्यों दोगे। और AI ML मॉडल्स इतनी आसानी से ट्रेन होते भी नहीं है, इतने कम टाइम में ट्रेन होते भी नहीं है। आप गूगल कोलैब जैसी चीज का इस्तेमाल करोगे। और ये रियलिटी चेक ऐसे बहुत सारे लोगों को बाद में मिलता है, AI ML वाले लोगों को, जिनको पता नहीं होता है कि भाई लैपटॉप में सिर्फ बेसिक मॉडल्स ही ट्रेन होते हैं। जो चैट GPT जैसे बड़े बड़े मॉडल्स है वो आप शायद अपने लैपटॉप में ट्रेन कर भी नहीं सकते, रियलिस्टिकली पॉसिबल है भी नहीं। लेकिन क्या उसके बाद भी एक अच्छे GPU वाला लैपटॉप लेना चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि जितना बढ़िया आपका GPU होगा उतने मल्टीपल मॉनिटर सपोर्ट कर पाएगा आपका लैपटॉप। अच्छे GPU वाला लैपटॉप आपको हायर रेजोल्यूशन पे आपके लैपटॉप को अच्छे से चलाएगा, गेमिंग अच्छी करवाएगा। या इन फ्यूचर आप लोग डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग अगर सीखना चाहते हैं उस लैपटॉप के माध्यम से, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान होगा। जैसे कि OpenAI का विस्पर मॉडल है, वो शायद आपके लैपटॉप पे चल जाएगा अगर उसके अंदर एक अच्छा GPU है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ओकेजनली आप लोगों को अच्छा GPU काम आएगा ही आएगा। तो GPU होता है मल्टीपल मॉनिटर्स के लिए, गेमिंग के लिए और कभी कभार AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब बात करता हूँ स्टोरेज की। आज की तारीख में भी बहुत सारे मॉडर्न लैपटॉप्स हार्ड डिस्क ड्राइव देते हैं, लेकिन आपको चाहिए SSD होती है फास्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है सस्ती लेकिन स्लो होती है। आपको हमेशा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में ही रखना है, और जिस ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो 250 GB से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 500 GB होनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि 50-60 GB तो आपका विंडोज ही ले जाता है, और फिर आप प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करोगे 150 GB उसमें चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके कंप्यूटर में। थोड़े बहुत डाउनलोड्स वगैरह भी आप लोग करोगे, थोड़ी बहुत पर्सनल फाइल्स भी आपकी होंगी, एक आध 2-4 प्रोग्राम्स भी इंस्टॉल करोगे, आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी और आप परेशान रहोगे। इससे अच्छा पहले के पहले ही आप 500 GB अपनी लोकल डिस्क C को बना लो, उससे कम मत बनाना। ये मत सोचना कि बाद में चेंज करा लूंगा, ये वो नहीं, पहले ही अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कम से कम 500 GB लोकल डिस्क C ड्राइव। इसके बाद अगर आप लोगों को बहुत सस्ते में एक ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें HDD है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें SSD नहीं है, HDD है, तो ये देखो उसमें SSD का स्लॉट है कि नहीं। अगर उसमें SSD का स्लॉट है तो आप लोग उसमें SSD लगा सकते हैं अलग से खरीद कर, जो कि आपको शायद 500 GB की 5-6 हज़ार की मिल जाएगी, एक बहुत ही अच्छी फास्ट SSD, और आप ये काम दुकान पे जाके इजीली करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पर्सनली खुद खोल लेता हूँ, ये सारे काम खुद से कर लेता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करने चाहिए। अब हो सकता है कि आपके लैपटॉप में SSD का स्लॉट ना हो। व्हेन आई से SSD का स्लॉट आई मीन M.2, जो पतली वाली SSD होती है उसका स्लॉट। ऐसे में एक और ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है बड़ी वाली, वो हटाकर आप बड़ी वाली SSD लगा दें, जिसको 2.5 इंच SSD भी बोलते हैं। और आप दुकानदार से जाकर ये बोल सकते हो कि भैया मेरी ये जो 2.5 GB की SSD है वो तो इस लैपटॉप में लगा दो, और जो मेरे लैपटॉप से HDD निकल रही है उसको मुझे एक एक्सटर्नल ड्राइव बनाकर दे दो, और आप उसको एज एन एक्सटर्नल ड्राइव बनाकर यूज कर सकते हैं, एक ह्यूज पेन ड्राइव की तरह, जिसमें आप लोग अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो आपका लैपटॉप SSD की वजह से फास्ट हो जाएगा। SSD मतलब ये नहीं है कि आपको M.2 ही लगानी है, पतली वाली जो SSD होती है वही लगानी है, आप चौड़ी वाली 2.5 इंच SSD भी लगा सकते हो। अब मैं बात करूंगा उन चीजों की जो कि शायद आप लोग भूल जाओगे और बाद में आपको याद आएगा, आप कहोगे अरे यार ये तो भूल ही गया यार, मैंने लैपटॉप भी ले लिया, दिक्कत हो गई। नहीं होगी आप लोगों को दिक्कत, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को सारी चीजें याद दिलाने के लिए बैठा हूँ। अब एक चीज होती है USB-C पोर्ट। अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो आप लोग चाहोगे कि आपके लैपटॉप में USB-C पोर्ट हो, और अगर उसमें USB-C टाइप पोर्ट है तो आप चाहोगे कि वो पावर डिलीवरी सपोर्ट करे, वो डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करे, और उसी के साथ साथ वो थंडरबोल्ट भी सपोर्ट करे, डिस्प्ले भी सपोर्ट करे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ पोर्ट देख लिया और आपको पता चला वो तो सिर्फ पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, या आपने पोर्ट देख लिया और आपको पता चल रहा है वो तो सिर्फ डिस्प्ले सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी सपोर्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पर पावर डिलीवरी सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा खर्च करके लैपटॉप ले रहे हो, USB-C पे आप चार्ज कर सकते हो, आप रेगुलर तो चार्ज कर सकते हो चार्जिंग ब्रिक से, जो आपका चार्जिंग वाला पोर्ट होता है वो लगाकर अपने लैपटॉप में, बट आप USB-C से भी कर सकते हो। मतलब आपको कहीं से भी C टाइप चार्जर मिल गया तो आप लोग अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, अगर आपका C टाइप पोर्ट पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है तो ये चीज देख लेना। शायद उतनी बड़ी चीज थी नहीं, बट आपको याद दिला दी। दूसरी चीज SD कार्ड रीडर आपके लैपटॉप में है कि नहीं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होती है जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर में। जैसे कि मैं, अगर मेरे लैपटॉप में SD कार्ड का स्लॉट नहीं होगा, जैसे कि ये वाला लैपटॉप मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये देखो एक SD कार्ड का स्लॉट है यहाँ पर, तो इस तरह के स्लॉट काफी हेल्पफुल हो जाते हैं अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो, वरना आप एक्सटर्नल कनेक्टर ले ही सकते हो SD कार्ड रीडर USB वाला, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह के स्लॉट्स होते हैं ना तो कन्वीनियंट बहुत हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा भूलोगे अपना SD कार्ड रीडर ले जाना, आप हमेशा भूलोगे ये चीजें ले जाना। आपके लैपटॉप में इनबिल्ट है तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके बाद लैपटॉप खरीदने से पहले उसके पोर्ट जरूर देख लेना कि भाई उसमें HDMI पोर्ट्स कितने हैं, उसमें USB पोर्ट्स कितने हैं, क्या उसमें SD कार्ड रीडर है, क्या क्या उसमें है, क्या क्या नहीं है, कितना आप यूज करोगे, LAN पोर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पता बड़ा आपको पता चल रहा है कि ना Wi-Fi 6 है उसमें, जो कि फास्टर वाईफाई होता है, और ना ही उसमें LAN पोर्ट है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई लैपटॉप होता ही नहीं जिसमें LAN पोर्ट ना हो,
हो तो आप गलत हो। तो इसलिए इस चीज को चेक कर लेना। इसके बाद ब्राइटनेस जरूर चेक करना अपने लैपटॉप की। अगर आप अपने लैपटॉप को बिना एक्सटर्नल मॉनिटर के इस्तेमाल करने वाले हो, जो कि शायद 90% ऑफ द पीपल करते ही हैं, जब भी आप लाइब्रेरी में जाओगे अपने कॉलेज की या फिर अपने रूम में भी बैठ के लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए। ब्राइटनेस को आप लोग निट्स में मेजर करते हो, जितनी ज्यादा निट्स होती है उतना ब्राइटर डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर आप लोग ब्राइटर इन्वायरमेंट्स में काम कर रहे हो तो ब्राइटर डिस्प्ले आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके लैपटॉप में रैम का स्लॉट एक खाली है और एक रैम का स्लॉट में रैम लगी हुई है, लेट्स से उसमें 16 GB रैम लगी हुई है एक, और एक स्लॉट खाली है, तो आप एक और रैम लगा सकते हो 16 GB की, अपने लैपटॉप की रैम को 32 GB कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो आज आपने 60,000 रुपए डाले लैपटॉप खरीदने के लिए, आने वाले टाइम में आप दोबारा से उसमें 10,000 का और इन्वेस्टमेंट करके उसी लैपटॉप को बहुत फास्ट कर सकते हो, अगर उसमें एक और रैम का स्लॉट खाली है तो। और अगर उसमें वो स्लॉट खाली नहीं है, या फिर अगर उसमें 8-8 की 2 स्टिक्स लगी हुई है, तो आपको वो 8-8 की दोनों स्टिक्स निकाल के 16-16 की स्टिक्स लगानी पड़ेंगी अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीज भी देख लेना। कैसे देखोगे? गूगल पर सर्च करना अपने मॉडल का नेम और उसके बाद टीयर डाउन वीडियो लिख देना। क्या लिखोगे? मॉडल नेम अपने लैपटॉप का, टीयर डाउन वीडियो देखने को मिल जाएगा और उस वीडियो में देख लेना। खुद नहीं देख सकते तो स्क्रीनशॉट जो मदरबोर्ड की है वो चैट जीपीटी को देना और उससे पूछना कि भाई इसमें खाली स्लॉट है कि नहीं, या फिर डायरेक्टली लैपटॉप मॉडल ही दे देना है, चैट जीपीटी को वो बता देगा आपको कि उसमें एक खाली स्लॉट है कि नहीं। और टीयर डाउन वीडियो से क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। तो देखो ज्यादा रैम रहेगी तो ज्यादा प्रोग्राम्स आप लोग चला सकते हो। अगर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो वीडियोस की, या फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ क्रोम चलाना चाहते हो और उसी के साथ आप चाहते हो VS कोड भी चलता रहे या फिर आपका सर्वर चलता रहे लैपटॉप पे, तब आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़नी है। या मैं इस चीज को ऐसे फ्रेम कर दूं कि ज्यादा रैम होगी तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। इसके बाद एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ, सर्विस सेंटर आपके घर के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होना चाहिए, ये डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है और आपके घर के पास, यानी कि अगर आप किसी एक छोटे टाउन में रहते हो, वहां पर HP का सर्विस सेंटर है, मतलब HP वाले आ जाते हैं, लेट्स से आसूस वाले नहीं आ पाते हैं, एक डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो अगर आप लैपटॉप को सही से रखते हो तो खराब नहीं होते हैं। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि लैपटॉप खराब होते ही नहीं है, लैपटॉप हो जाते हैं खराब, कभी कभी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, उन्होंने 1 महीने के बाद ही अपने लैपटॉप को खराब होते हुए देखा और वो परेशान हो गए। ऐसे में लोग उस कंपनी का ओपिनियन बना लेते हैं, यार डेल बेकार होता है, यार HP बेकार होता है, या आसूस बेकार होता है, यार मेरा तो 1 महीने में ही बैटरी खराब हो गई है वो। बट ये रेयर केसेस होते हैं, हर ब्रांड के लैपटॉप्स के साथ इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी ब्रांड बहुत अच्छा, कोई भी ब्रांड बहुत खराब नहीं है। ये सब मेनली चाइना, ताइवान यहाँ पर बनते हैं और टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेट ऑफ द आर्ट यूज करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी अपना यूज करने की कोशिश करते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इसके बाद थर्मल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लैपटॉप आप ज्यादा देर तक चलाना चाहते हो, हैवी टास्क करना चाहते हो, तो ये देख लो कि उसकी थर्मल परफॉर्मेंस कैसी है रिव्यूज में। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वहां आप लोग देखो कि लोगों ने रिव्यू करा होगा और वहां देखो थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि भाई थर्मल परफॉर्मेंस एकदम बेकार है, गर्म हो जाता है लैपटॉप, तो शायद आपको एक कूलिंग पैड लेना पड़ेगा उसे ठंडा करने के लिए। अब कूलिंग पैड अपने आप में कैरी करना एक बहुत परेशानी वाला काम है। तो अगर आप लंबे टाइम तक काम करना चाहते हैं लैपटॉप में, जैसे कि 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा एंड्रॉइड स्टूडियो चला रहे हो आप, या फिर मॉडल ही ट्रेन कर रहे हो लैपटॉप में, या गेम खेल रहे हो 5-5 घंटा, तब आपके लिए उस लैपटॉप की थर्मल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज आप चेक कर लेना। वैसे देखो गर्म तो थोड़ा बहुत हर लैपटॉप होता ही है। इसके बाद बैटरी बैकअप की मैं बात करूं, अगर आप लोग एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो जिसमें एक हैवी GPU लगा हुआ है, तो बैटरी बैकअप से ज्यादा उम्मीद तो रखो ही मत यार, चलाओ ही मत बैटरी पे, आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि यार आपको मिल जाता है यार पावर पोर्ट। आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट पे भी बैठे हो, आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी आपको मिल जाते हैं चार्जिंग पॉइंट्स। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है कि आपको लैपटॉप बिना पावर के बैटरी पे चलाना पड़ रहा है। बट अगेन आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो भी सकती है अगर आपका कोई यूज केस ऐसा हो जिसमें आपको बैटरी पे लैपटॉप चलाना पड़ रहा हो तो। इसके बाद वजन देख लेना लैपटॉप का। 2.5 किलो के लैपटॉप भी होते हैं, 3 किलो के लैपटॉप भी होते हैं, 2.25-3 किलो के लैपटॉप भी होते हैं। तो अगर आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, कैरी करना देखो मुश्किल होता है हैवी लैपटॉप को। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो और अगर आप अपने लैपटॉप को 2.5 या फिर 2.25-3 किलो का पाते हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होगा, उतना चलता भी है, बट आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि वेट भी अगर भारी है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं मैकबुक की। शायद आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था इस टाइम का कि मैं मैकबुक के बारे में बात करूं। देखो मैकबुक अपने आप में बहुत प्रीमियम लैपटॉप्स होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैकबुक बेकार होती है, बट कुछ चैलेंजेस के साथ आती है। जरा सोचो आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा और उसकी डिस्प्ले खराब हो गई। अब ये मत कहना कि कमेंट में आगे कि होती नहीं है मैकबुक की डिस्प्ले खराब। मुझसे ज्यादा नहीं देखी है लोगों ने मैकबुक की डिस्प्ले खराब होती हुई और उसमें प्रॉब्लम्स आती हुई, और कितना लोग परेशान होते हैं जब उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए तैयार रहना कि भाई आपने अगर 1 लाख का लैपटॉप लिया तो आपकी डिस्प्ले चेंज होगी 50,000 रुपए की, 40,000 रुपए की। तो उन सब चीजों के लिए तैयार रहना। और फिर आपको जो वारंटी वगैरह है वो तो 1 साल के लिए मिलती है ना, और कभी कभी आपको वारंटी बहुत ज्यादा कैविएट्स के साथ मिलती है कि यार आपको ऐसा नहीं है कि रिप्लेस होके ही मिलेगा फ्री में सब कुछ। दिक्कतें आती हैं, एप्पल के कनेक्टर्स महंगे आते हैं। हाँ मुझे पता है कि सस्ते वाले कनेक्टर्स भी मार्केट में आते हैं, बट अगेन
वो या तो खराब हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं करते हैं अच्छे से। तो एप्पल अपने आप में एक प्रीमियम लैपटॉप है और थोड़ा एक्सपेंसिव है। फिर सॉफ्टवेयर्स एप्पल के इतनी आसानी से मिलते नहीं है, खासकर फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अब जो न्यू M सीरीज के लैपटॉप्स है ना, M1, M2, M3, M4, उसमें यूनिफाइड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। यूनिफाइड मेमोरी क्या होती है? यूनिफाइड मेमोरी शेयर्ड मेमोरी होती है जो कि आपकी CPU और GPU दोनों शेयर करता है। उससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और मशीन लर्निंग AI के टास्क जो हैं वो एप्पल के M4 लैपटॉप में, M3 लैपटॉप में बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। उसी के साथ साथ नो लैपटॉप कैन आर्ग्यूएबली बीट एप्पल लैपटॉप्स बैटरी लाइफ पीरियड। आप नहीं कर सकते, कंपटीशन ही नहीं है भाई एप्पल का बैटरी लाइफ में। भाई बैटरी पे जो चलता है ना लैपटॉप, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा लैपटॉप कम्पीट कर सकता है। तो जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ करूंगा। इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपके पास iPad है और आपके पास iPhone है तो आपको इतना मजा आएगा ना, आप iPhone को ही एक वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो अपने मैक लैपटॉप के, और आप iPad को कनेक्ट कर सकते हो एज अ सेकंड मॉनिटर अपनी मैकबुक के। तो ये सारा जो इकोसिस्टम सपोर्ट है बहुत बढ़िया है। फिर एक और तारीफ करूंगा मैकबुक की कि भाई नॉइज है ऑलमोस्ट जीरो, मतलब नॉइज है ही नहीं, ना के बराबर नॉइज करता है वो। आप सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स लेकर तो देखो, आपको पता चलेगा कितनी आवाज करते हैं लैपटॉप्स। ऐसा लगता है जनरेटर चला दिया किसी ने। लेकिन एप्पल के लैपटॉप्स को आप टर्न ऑन करोगे तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, बिल्कुल फोन की तरह रहते हैं। वो ऐसे रहते हैं कि भाई आवाज ही नहीं कर रहे हैं, आपके फोन में कोई आवाज नहीं आती है। उसका जो कूलिंग सिस्टम है इतना बढ़िया होता है, प्रीमियम लैपटॉप एकदम। अब थोड़ी बहुत बुराई कर देता हूँ एप्पल की। अब देखो कमेंट सेक्शन में आकर मेरे से आर्ग्यू करने मत बैठ जाना कि यार ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, मैं तो एप्पल का फैन हूँ। खैर करना हो तो कर भी सकते हो, आप अपना पॉइंट तो रख ही सकते हो, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें गेमिंग नहीं होती है। एप्पल के लैपटॉप में अच्छी गेमिंग नहीं होती है। गेम खेलना है तो विंडोज पर ही जाना पड़ेगा, AAA टाइटल्स नहीं चलते हैं यार। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि जो कनेक्टर्स होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं और कभी कभी वो जो लोकल वाले होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं। वो आपके 6-8 महीने में खराब हो जाते हैं। मैंने करे हैं यार इस्तेमाल, में आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोकल वाले खराब हो जाते हैं, बार बार लेने से अच्छा एप्पल का ही ले लो 10,000 का कनेक्टर। अब आप लोग कहोगे 10,000 खर्च करूं मैं एप्पल लैपटॉप में USB पेन ड्राइव लगाने के लिए? हाँ भाई करना पड़ेगा, आपको हर चीज का पे करना पड़ेगा। हाँ भाई आपको हर सॉफ्टवेयर का पे करना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज के पैसे लिए जाएंगे आपसे। आपके पास पैसे हैं, आप देने को तैयार हो, बहुत अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस प्रीमियम रहेगा। तो कहीं ना कहीं एप्पल लैपटॉप्स उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको सॉफ्टवेयर खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक्सेसरी खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपके लिए मैक सबसे बढ़िया है। फिर एक और बुराई कर देता हूँ, अगर आप कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हो, खासकर आप अगर मान लो यूडेमी पर देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर आप किसी का कोर्स देख रहे हो, वो विंडोज यूज कर रहा है और आपके पास मैक है, तो एज अ बिगिनर आप फंस जाओगे। अगर मान लो उसने PostgreSQL इंस्टॉल किया विंडोज में, तो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा मैक में कैसे इंस्टॉल होगा। इसके बाद सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि कुछ भी अपग्रेड नहीं होता। जैसे कि आप विंडोज के लैपटॉप में रैम लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आप मैक में बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उसे टच ही नहीं कर सकते। एक बार के लिए आप लोग नेहरू प्लेस पे ले जाओ, दिल्ली में, बाय द वे मैं बता दूं आपको, नेहरू प्लेस नाम की एक जगह है जहाँ पर आपके सारे काम होते हैं लैपटॉप के। वो आपको CPU तक बदल के दे देगा लैपटॉप का, विंडोज लैपटॉप का। बट एप्पल के साथ खिलवाड़ करना ऑलमोस्ट, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बहुत प्रो खिलाड़ी होते हैं ना, वही खोल के उसमें कुछ चेंज कर पाते हैं। खोल तो सकते हो आप, पीछे के पेज खोल दो, मैंने भी खोला हुआ है, खोल तो सकते हो लैपटॉप को आप एप्पल के, बट आप उसके अंदर कुछ भी करामात करने के लिए आपके पास बहुत दिमाग होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि वो लैपटॉप कैसे असेंबल्ड है। अब बात करते हैं आपको मैकबुक प्रो लेना चाहिए या एयर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैकबुक एयर एक बहुत अच्छी चॉइस है, अफोर्डेबल चॉइस है और आप ले सकते हो, डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए। जब मैंने कहा पेड सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेड सॉफ्टवेयर की शायद जरूरत पड़े भी ना। फिर इसके बाद आप सेकेंड हैंड एक्सेसरीज ले सकते हो। आप एक्सेसरीज लोकल क्वालिटी की ले सकते हो, जो लोकल होती है, बिना एप्पल की एक्सेसरीज काम हो जाता है। तो मैं कहूंगा मैकबुक एयर अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो, शुरू से आपने आईफोन वगैरह चलाया, ले सकते हो। लेकिन मैकबुक एयर अगर आप लेते हो तो उसमें वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत तगड़ा नहीं चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, उसकी बैटरी बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, अच्छी चलती है, इंप्रेसिव चलती है उसके प्राइस के हिसाब से। तो हाँ डेफिनेटली आप लोग मैक के साथ जा सकते हो और मैं मैकबुक एयर को ही रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप एक प्रो यूजर हो, आपको एडिटिंग करनी है, आपको करने हैं ऐसे काम जो कि थोड़े ज्यादा कंप्यूट इंटेंसिव है, वहां पर आप मैकबुक प्रो के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, आप लोग फोटोज एडिट कर सकते हो, मशीन लर्निंग के मॉडल्स चला सकते हो, काफी डिसेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप M1 लेते हो या M4 लेते हो, फिर आप अगर बहुत ही दिग्गज मशीन लर्निंग इंजीनियर हो जिसको लैपटॉप में ही सब कुछ करना है, ट्राई आउट, भाई M4 में हो जाते हैं सारे काम। शायद विंडोज लैपटॉप में उतने अच्छे ना हो, 5090 तक में ना हो, लेकिन यूनिफाइड मेमोरी की वजह से इनसेन परफॉर्म करता है। मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी तारीफें करी हुई है ना, मैंने लोगों को हमेशा सुना है जो भी मशीन लर्निंग के साथ काम करता है। मैं इवन मीटिंग्स भी करता हूँ ऐसे लोगों के साथ,
साथ और मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि भाई एप्पल की परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पर है लैपटॉप की, अगर आप एक हाई एंड लैपटॉप लेते हो एप्पल का तो। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिथ बताना चाहता हूँ, आजकल कोपायलट पीसी, एआई लैपटॉप, जेन एआई लैपटॉप, इस तरह के लैपटॉप्स को फ्यूचरिस्टिक लैपटॉप बताया जाता है और कहा जाता है आप लोगों को कि भाई ये कोपायलट पीसी है, इसके अंदर ये वाला इंजन है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक ऐसे बना होता है एआई का फोटो। भाई लैपटॉप होता है, ये 90% मार्केटिंग गिमिक है, 10% ही इसमें रियलिटी है। रियलिटी का ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर एनपीयूज होती हैं जिसको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि एआई से रिलेटेड टास्क करने के लिए बनी है। अब एनपीयूज जो है जब तक सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं करता है तब तक एनपीयू किसी काम की नहीं है। तो जितनी ज्यादा हाइप बनाकर एआई लैपटॉप कोपायलट पीसी बेची जाती है ना, आप उस चक्कर में मत पड़ना। एक अच्छी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, रैम देखना, सीपीयू देखना, जीपीयू देखना, स्टोरेज देखना, स्लॉट्स देखना, ये सब चीजें देखना। ये मत देखना इस पे कोपायलट लिखा हुआ है तो ये ले लूंगा। मतलब आपको किसी ने लैपटॉप दे दिया कोपायलट का या माइक्रोसॉफ्ट का या ओपन एआई का लोगो चिपका के उस पे, तो आपको कह रहे इस पे तो ओपन एआई का लोगो लगा हुआ है, इसको ले लेता हूँ, ये एआई पीसी है। नहीं, मार्केटिंग गिमिक है भाई सारा कुछ, थोड़ा दिमाग आप लोगों को भी लगाना है। या फिर अगर किसी लैपटॉप पे आप एनपीयू दिखें कि भाई इस लैपटॉप में एनपीयू है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, उतना ज्यादा न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट अभी सॉफ्टवेयर यूज कर भी नहीं पाते, आने वाले टाइम में भी, नियर फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। सो यार काफी लंबा हो गया वीडियो, आई होप मैंने आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान दे दिया एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो शीट है ना ये आप लोगों को दे दूंगा। इस शीट में मुझे थोड़ा बहुत काम और करना है और ये जो प्राइस है ये अभी का प्राइस है, तो भाई ये प्राइस थोड़ा 19-20 हो जाता है तो जाके चेक कर लेना। ये प्राइस आप लोग देख लेना, इस पे जो पड़ा हुआ है इससे कंपेयर भी कर लेना। ये जो प्राइस इस पे पड़ा हुआ है ये वो प्राइस है जो कि मैंने वीडियो बनाते वक्त रखा है और मैं इस शीट को कोशिश करूंगा अपग्रेड करने की और आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि लास्ट अपडेट कब हुई थी ये शीट, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा अपने लिए लैपटॉप पिक करना। बट यार मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए ना लैपटॉप कैसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, तो मेरे हिसाब से वही आपके लिए काफी होना चाहिए। इसमें आप लोगों को प्रोज कॉन्स, क्या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब देखने को मिल जाएगा और ये मेरी टॉप पिक्स हैं। तो आप लोग इनमें से अगर लेते हो ना लैपटॉप तो थोड़ा प्राइस कंपैरिजन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2-4 मॉडल्स को उठाओ और जो मैंने बातें बताई हैं उनके आधार पर कंपेयर करो और खुद से डिसीजन लो। तो इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये भी लिख दूंगा कब कब मैंने शीट को अपडेट किया। अब जाने से पहले कुछ बातें बताता हूँ। अगर आपने एक लैपटॉप ले लिया है तो उसको हर 6 महीने में खुलवा के क्लीन करो या करवा लो। ब्लोअर से आप अगर जाओगे तो वो मार देगा काफी प्रेशर में हवा, जिससे कि धूल आपके लैपटॉप की साफ हो जाएगी, उससे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मुश्किल से 100 रुपए लेगा ये काम करने के, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में एक बार तो आपको ये करवाना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है धूल। तो धूल को अपने लैपटॉप से दूर रखना है और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे लोग गेमिंग लैपटॉप्स लेते हैं, सोचते हैं गेमिंग करेंगे। देखो यार, अगर आप लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड आपको करवा पा रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप अफोर्ड नहीं करवा पा रहे हैं, तो यार अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो यार, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी भी समझो। इवन अगर आप 6-7 क्लास में हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी बात ये मानो और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे वादा करो कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि पेरेंट्स कितना परेशान होते हैं ना आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को इस बात का अंदाजा थोड़ा सा भी नहीं होगा। आप तो रो के जिद करते हो कि यार मुझे यार लैपटॉप दिला दो, गेमिंग लैपटॉप दिला दो। उनके दिमाग में कितनी टेंशन है आपको लेके और घर चलाने को लेके, ये आपको नहीं पता। तो आपका कोई अधिकार नहीं है उनको ब्लेम करने का कि वो आपको एक अच्छा लैपटॉप नहीं दिला रहे हैं। अगर वो आपको एक लैपटॉप भी दिला रहे हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। जो बजट है उसमें रहते हुए काम करो। ये मत कहो कि यार कोड विद हनी ने तो प्रो को अच्छा बताया है या एयर को अच्छा बताया तो मैं मैकबुक एयर ही लूंगा, मैं ये लूंगा वो लूंगा। कभी कभी सिचुएशन में रहते हुए चीजों को करना पड़ता है और आने वाले टाइम में फिर आप अपग्रेड करना डेफिनेटली अपनी मेहनत से। और ऐसा भी नहीं है कि यार 80K के जीपीयू वाले लैपटॉप से ही पढ़ाई होगी या मैकबुक प्रो जब तक आप 1-1.5 लाख रुपए फूक के नहीं लेकर आओगे तभी पढ़ाई होगी। पढ़ाई 20-25 हजार वाले लैपटॉप में भी हो जाएगी। बस मैं एक छोटी सी बेसिक रिक्वायरमेंट रखता हूँ अपने कोडिंग कोर्सेज में भी। मैं कहता हूँ यार फोन पे कोशिश करो मत करना, कोडिंग फोन में भी हो जाएगी, करने वाला मजबूरी में फोन में भी करेगा। और करना आप, अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है और अरेंज नहीं हो पा रहा है तो 20K के लैपटॉप में भी कोडिंग हो जाती है। और अगर 20K का बजट है तो मैं कहूँगा पीसी बना लो, लैपटॉप लेना भी मत। और यार उस पीसी पे काम करो यार, थोड़ा बहुत पोर्टेबिलिटी वाली जो परेशानी है वो उठा लो। सो आई होप कि मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया इस वीडियो को देखने में। एंड जो शीट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप लोगों का, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है मैंने मिस कर दिया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैं इंडिविजुअली लोगों को रिप्लाई कर रहा था। इससे अच्छा मैंने एक रिसोर्स बना दिया। मुझसे कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप का सवाल पूछेगा, मैं उसको इस वीडियो पे पॉइंट कर दूंगा कि भाई जाके इस वीडियो को देख लो। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मजा आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।